हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो बच्चों, बायनोमियल थ्योरम के आज के इस लेक्चर में जो अगला टॉपिक सीखते हैं दैट इज़ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का सीधा सा मतलब ये होगा कि मुझे एक्स की पावर ज़ीरो का कोफिशिएंट पता करना है या फिर कांस्टेंट पता करना है। और इसको तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर अगर मैं पहले दो टर्म्स को देखूँ, मतलब इसकी बात करूँ या फिर इसकी बात करूँ, तो यहाँ पर मुझे x दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो x की पावर 2 मुझे मिल रही है, यहाँ पर x की पावर 1 वाला टर्म मुझे देखने को मिल रहा है, जबकि ये जो मेरे पास टर्म आया है, इसमें x मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे समझूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 0। ठीक है? तो मतलब ये मेरे पास 2 आ गया और फिर x की पावर 0 मुझे ऐसे देखने को मिला। तो जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात हो रही होगी तो अल्टीमेटली मेरे को x पावर 0 का कोएफ़िशिएंट इवैल्यूएट करना होगा या फिर गिवन एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म इवैल्यूएट करना होगा। तो जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात हो रही है तो अल्टीमेटली मुझे चाहिए क्या होगा, x की पावर 0 का कोएफ़िशिएंट। तो सिंपल सी बात हो गई यहाँ पर कि कोएफ़िशिएंट ऑफ x पावर 0 या फिर यहाँ पर बात होगी कांस्टेंट टर्म की। तो इस पर बेस्ड कुछ एक सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बहुत बेसिक से एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। तो अब सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम ही करेंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x यहाँ पर इवैल्यूएट करने के लिए अपने को चाहिए x पावर 0 का कोएफ़िशिएंट। तो अब इस क्वेश्चन में करेंगे ये कि x के जितने भी टर्म्स मिले होंगे सभी को एक जगह पर कलेक्ट करेंगे, उसकी जो भी पावर आएगी उसको 0 से इक्वेट कर लिया जाएगा। और फिर जब उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो अननोन r की वैल्यू अपने को मिलेगी। अब जैसे ही अननोन r की वैल्यू अपने को मिली तो इनफैक्ट अपने को ये मालूम पड़ जाएगा कि गिवन एक्सपेंशन में कौन सा टर्म x से इंडिपेंडेंट है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक्सपेंशन में x से इंडिपेंडेंट टर्म अपने को कौन सा देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये हुआ कि गिवन एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो गिवन एक्सपेंशन का जनरल टर्म मिल रहा है t ऑफ r प्लस 1। अब एक काम ही करते हैं, ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसको स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन से अगर कंपेयर किया जाए तो x की वैल्यू यहाँ पर अपने को मिली है 2x स्क्वायर, a की वैल्यू अपने को मिल गई है -1/3x एंड n की वैल्यू अपने को यहाँ पर 6 मिल जा रही है। अब जैसे इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ गिवन बायनोमियल एक्सपेंशन x प्लस a पावर n इसमें अगर किया तो इस तरह से जनरल टर्म अपने को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा दैट विल बी NCR। तो यहाँ पर होगा 6CR फिर x टू द पावर n माइनस r, तो x के प्लेस पर है 2x स्क्वायर, इसकी पावर अपने को मिली 6 माइनस r देन -1/3x रेज टू r। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये था कि x की जहाँ जहाँ पर पावर्स देखने को मिली उन सभी को एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 2 पावर 6 माइनस r इसको अलग कर लेते हैं, देन -1/3 पावर r इसको अलग किया और फिर x की पावर 2 इसकी पावर 6 माइनस r, फिर नेक्स्ट अपने को मिल रहा था। अब देखो डिनोमिनेटर में ऐसे मिल रहा था, डिनोमिनेटर में एक्स पावर आर अगर अपने को मिल रहा है तो उसको सिंप्लीफाई अगर किया जाएगा तो न्यूमरेटर में अपने को मिल जाएगा एक्स की पावर माइनस आर। फिर फर्दर अपने को एक काम ये करना है कि एक्स की सभी पावर्स को एक जगह पर कलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तो अपने को कुछ एक टर्म्स मिलेंगे, फिर उसके बाद एक्स की पावर अपने को ऐसे मिल रही है। तो यहाँ पर अगर एक्स की पावर को सिंप्लीफाई किया तो एक्स की पावर अपने को मिल गई है 12 माइनस 2r देन माइनस r। अब ये जो एक्स की पावर मतलब एक्स की पावर अपने को मिली है इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये अपने को मिलेगा 12 माइनस 3r इक्वल टू 0। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से r की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 12/3 मतलब 4। तो अब जैसे ही r की वैल्यू अपने को 4 मिली तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ से x से इंडिपेंडेंट टर्म अपने को मिल रहा है, r की वैल्यू 4 मिली थी तो यानी कि t 4 प्लस 1 दैट विल बी t ऑफ 5। तो ये x से इंडिपेंडेंट टर्म आ गया अपने पास। अब अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखी जाए तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपने को कुछ ऐसे मिल जाएगी 6c4 और फिर 2 रेज टू पावर 6 माइनस 4 फिर -1/3 पावर 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड एग्जांपल अपने पास दिया गया है, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया जाएगा।
तो इसमें भी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बना कि इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो इसका जनरल टर्म अपने को मिलेगा NCR, दैट विल बी 12CR, और फिर x टू द पावर n माइनस आर। तो x के प्लेस पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो x के प्लेस पर तो x स्क्वायर दिया गया है और a के प्लेस पर यहाँ पर 1/x दिया गया है। तो अब जैसे इन सभी वैल्यूज़ का यूज़ किया तो जनरल टर्म अपने को ऐसे मिल गया 12CR, देन x की पावर 2, इसकी पावर अपने को मिली है 12 माइनस आर। फिर नेक्स्ट टर्म अगर देखा जाए 12 माइनस आर, देन 1/x रेज टू आर। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो रिजल्ट बन रहा है 12CR, एंड x की पावर यहाँ से अपने को मिल जाएगी 24 माइनस 2r, और इसकी वजह से एक नेगेटिव r और आ जाएगा x की पावर में। तो इस तरह से x की कलेक्टिव पावर अपने को ये कुछ कुछ मिली। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से इनफैक्ट सिंप्लीफाई करने का ये मतलब हो गया कि ये जो x की कलेक्टिव पावर है इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो जैसे x की पावर्स को ज़ीरो से इक्वेट किया तो ये अपने को मिलेगा 24 माइनस 3r इक्वल टू ज़ीरो। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से r की वैल्यू अपने को 8 मिल गई। अब जैसे ही r की वैल्यू अपने को 8 मिली है तो फर्दर यहाँ से जो x से इंडिपेंडेंट टर्म था उसकी वैल्यू को लिखा जा सकता है। तो ये अपने को मिला t ऑफ 8 प्लस 1, दैट विल बी t ऑफ 9, और ये अपने को मिल गया है 12C8, देन x टू द पावर 0। तो इस तरह से वही है कि x से इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल गई है 12C8, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट कुछ एक PYQ सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपेंशन। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे कि ये जो एक्सपेंशन दिया गया है इस क्वेश्चन में, इस एक्सपेंशन को बायनॉमियल थ्योरम की स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, जो कि ऐसे होता था x प्लस ए रेज टू n, इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर x की वैल्यू अपने को मिल जा रही है x साइन अल्फा, एंड a की वैल्यू अपने को मिल जा रही है cos अल्फा डिवाइडेड बाई x, एंड n की वैल्यू अपने को यहाँ पर मिल गई है 10। तो अब जैसे ही इन सभी वैल्यूज़ को जनरल टर्म टी आर प्लस वन, जो कि होता था एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर ए टू द पावर आर, इसमें अगर पुट किया गया तो यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा एन सी आर, दैट विल बी 10CR, फिर एक्स पावर एन माइनस आर, तो ये अपने पास आ गया एक्स साइन अल्फा की पावर 10 माइनस आर, देन ए पावर आर, तो ये अपने को मिल जाएगा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर आर। अब अपना ऑब्जेक्टिव ये बना कि एक्स की जो भी पावर्स दी गई हैं उनको एक जगह पर कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही ये मैनिपुलेशन यूज़ किया तो अपने को रिजल्टेंट ऐसे मिला 10CR, फिर साइन अल्फा की पावर 10 माइनस आर एंड कॉस ऑफ अल्फा की पावर आर। फर्दर एक्स की पावर से अगर देखी जाए तो एक्स की पावर अपने को मिल गई है 10 माइनस आर, एंड डिनोमिनेटर में एक्स पावर आर बन रहा था तो न्यूमिनेटर में उसको नेगेटिव आर, मतलब एक्स की पावर नेगेटिव आर लिख लेते हैं, और फिर रिजल्टेंट अपने को कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो एक्स की ये जो पावर अपने को देखने को मिली है इसको ज़ीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो 10 माइनस 2r इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से आर की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 5। अब जैसे आर की वैल्यू 5 मिली तो यहाँ पर एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म अपने को मिल जाएगा, फिर उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू अपने को इवेलुएट करनी है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से लिखा जा सकता है टी आर प्लस वन, दैट विल बी 10CR, और इनफैक्ट टी आर प्लस वन अपने को ये दिया गया था तो, और आर की वैल्यू अपने को 5 मिल चुकी है। तो यहाँ से एक काम ही कर लेते हैं, टी ऑफ 5 प्लस वन, दैट मीन्स टी ऑफ 6 की यहाँ पर बात हो रही, और ये अपने को मिल जाएगा 10C5, और फिर साइन एक्स, इनफैक्ट साइन अल्फा की पावर 10 माइनस 5, तो ये हो गया 5, फिर कॉस ऑफ अल्फा की पावर 5, ये अपने को इस तरह से मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर अपने को करना ये था कि एक्स से इंडिपेंडेंट जो भी टर्म आ रहा है उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी थी। तो अब उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताने के लिए सिंपल सबसे पहला काम ही कर लेते हैं कि ये जो साइन अल्फा और कॉस अल्फा है इनको साथ में लिख लेते हैं। तो इस तरह से रिजल्टेंट कुछ ऐसे बन जाएगा 10C5, और फिर अगर यहाँ पर इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाए तो देखो होता है ऐसा था
कि अगर कहीं पर a पावर m टाइम्स b पावर m ऐसे दिया गया है, तो इसको कलेक्टिवली ऐसे लिखा जा सकता था a मल्टीप्लिकेशन b पावर m। तो जैसे इंडाइसिस की इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया, तो ये जो टर्म थे इनको क्लब करके ऐसे लिखा जा सकता है साइन अल्फ़ा टाइम्स कॉस अल्फ़ा की पावर 5। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो ब्रैकेट दिया गया है, इस ब्रैकेट को 2 से मल्टीप्लाई किया एंड 2 से डिवाइड किया, तो ये अपने पास ऐसे मिल जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 रेज टू 5। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बन रहा है 10c5। और फिर एक काम ये करते हैं कि 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा ये जो दिया गया था, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसको तो सिंपली लिखा जा सकता है साइन 2 अल्फ़ा। और फिर डिनोमिनेटर में अपने को ऐसे मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5। अब यहाँ से अपने को मिल गया है साइन 2 अल्फ़ा की पावर 5। अब बात है कि ये जो टर्म अपने पास आ रहा है, ये टर्म ग्रेटेस्ट तब होगा जब साइन 2 अल्फ़ा ग्रेटेस्ट हो। अब साइन 2 अल्फ़ा की सबसे बड़ी वैल्यू अपने को मिलती थी 1। तो जैसे ही साइन 2 अल्फ़ा 1 मिला, तो टी ऑफ 5 प्लस 1, इनफैक्ट T6 की सबसे बड़ी वैल्यू अपने को देखने को मिलेगी, और वो सबसे बड़ी वैल्यू अपने पास हो जाएगी 10c5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 5। एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 105, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन दिया गया है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर करते हैं। तो x के प्लेस पर तो अपने को स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर मिला, a के प्लेस पर 1/2x³ मिला, और n के प्लेस पर अपने को 10 मिल रहा है। तो अब अगर यहाँ से जनरल टर्म को लिखा जाए, तो जनरल टर्म बना t ऑफ r प्लस 1, दैट विल बी NCR, दैट मीन्स 10CR, फिर x टू द पावर n माइनस r, तो ये अपने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a टाइम्स एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर बन गई है 10 माइनस r, देन 1 डिवाइडेड बाई 2x³ और इसकी पावर r। फिर यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि x की पावर्स को एक जगह पर रख लेते हैं, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे मिला 10CR, फिर स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 10 माइनस r। फिर अगर x की पावर्स को देखा जाए, और सबसे पहले तो 1/2 पावर r भी अपने को मिलेगा, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में अपने को नेक्स्ट टर्म मिलेगा, दैट विल बी x टू दी पावर, तो यहाँ से x की पावर अपने को मिल जाएगी 20 माइनस 2r, और यहाँ से x की पावर मिल जाएगी -3r। तो इस तरह से x की पावर अपने को ये कलेक्टिवली इतनी देखने को मिली। अब जैसे x की पावर्स को 0 से इक्वेट किया, तो ये अपने को मिल जाएगा 20 माइनस 5r इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू अपने को मिल गई है 4। अब जैसे r की वैल्यू 4 मिली, तो यहाँ पर t ऑफ 4 प्लस 1, इनफैक्ट t ऑफ 5 की बात हुई, तो टी ऑफ 5 को यहाँ से लिखा जा सकता है 10c4, और फिर स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर 6 बन गया है ये। फिर नेक्स्ट अपने पास मिल रहा था 1/2, तो 1/2 टू द पावर 4, तो ये अपने को मिल गया है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि x से इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू 105 दी गई है, तो फिर अपने को a स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो ये वैल्यू अपने को दी गई थी 105। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो यहाँ से जो रिजल्टेंट बनेगा दैट विल बी, तो 10c4 को अगर सिंप्लीफाई करें, तो 10c4 को लिख दिया जाएगा 10 मल्टीप्लिकेशन 9, फिर 8 एंड 7, और डिवीज़न में अपने को मिल जाएगा 4 3 2 एंड 1। फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ a पावर 6 दी गई थी, तो इसको लिखा जा सकता है a³। फिर डिवीज़न में अपने को मिल जा रहा था 2 पावर 4। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 105 एज इज गिवन था। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए, तो 4 2 8, तो 8 के साथ खत्म हो गया, फिर 3 3 जा 9, तो ये अपने को इस तरह से मिला। फिर एक काम ये कर लेते हैं, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो ये अपने को मिल जाएगा 7 3 जा 21। तो यहाँ से लिखा जा सकता है a³
इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लिकेशन 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई, और ये अपने को मिल रहा था 10 मल्टीप्लिकेशन 7 3। तो इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लिकेशन 7, एज इज लिखा रहने देते हैं। फिर अगर इन सभी को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाए तो फैक्टर्स के फॉर्म में ये अपने को कुछ कुछ ऐसा मिलेगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 105 को लिखा जा सकता है 21 5 जा, तो ये अपने को मिल जाएगा 5 मल्टीप्लिकेशन 21, फिर मल्टीप्लिकेशन 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन 5 और 7 3 जा 21, तो 21 से 21 कैंसिल, 5 से 5 और एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू मिली है 2 क्यूब, तो यहाँ से ए की वैल्यू अपने को मिल जाएगी 2। तो अब जैसे ही ए की वैल्यू 2 आई तो क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि इफ़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज़ 105 देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू अपने को 2 मिल गई है, तो इस तरह से ए स्क्वायर अपने को यहाँ पर 4 मिल जाएगा। एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इनफैक्ट इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो जेई में मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है, और जब मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है तो अब जैसे यहाँ पर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर जेई में जब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था तब भी सेम ऐसे ही पूछा गया था। फिर जेई में एक बार और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और वहाँ पर एक्स पावर -5 का कोफिशिएंट इसके एक्सपेंशन में पूछा गया था। तो ये जो एक्सपेंशन है ये मल्टीपल टाइम्स जेई में पूछा जा चुका है, और हर बार क्वेश्चन का वेरिएशन कुछ ऐसा था कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स अपने को चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टर्म का कोफिशिएंट अपने को चाहिए था। तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव यही बनेगा कि ये जो एक्सपेंशन है इसको बहुत अच्छे से समझे, और साथ ही साथ ये एक्सपेंशन अगर दोबारा से अपने को रिपीट होता हुआ दिख रहा है जेई में तो अपने को यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बायनोमियल थ्योरम में इस एक्सपेंशन को देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी देखने को मतलब पहले इंस्टेंस में काफ़ी ट्रिकी सा दिख रहा है, मगर जब इसका मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये किसी ईजी एक्सपेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और साथ ही साथ ये एक्सपेंशन कई बार जेई में पूछा गया, तो इस वजह से इस एक्सपेंशन को थोड़ा ध्यान से समझ रहे होंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा था कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन, तो इसके एक्सपेंशन में एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म अपने को चाहिए। मगर सबसे पहला काम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इस बायनोमियल का ये जो पहला टर्म दिया गया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये अपने को कुछ ऐसे दिया गया था x+1 डिवाइडेड बाई, ये मिल रहा था x पावर 2/3, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लिकेशन 1 लिख लिया, और फिर इसके साथ में +1 दिया गया था तो 1 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि अगर मैं थोड़ी देर के लिए x पावर 1/3 को a की तरह बिहेव कराऊँ और 1 को b की तरह बिहेव कराऊँ, तो अब देखो यहाँ पर होगा ये कि अगर x की पावर 1/3 a की तरह बिहेव कर रहा तो यानी कि x तो यहाँ पर a क्यूब की तरह बिहेव कर लेगा, और फिर 1 क्यूब को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर b लिख लेते हैं। तो अब ये जो टर्म मेरे पास दिया गया है तो न्यूमरेटर में काफ़ी हद तक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये वाली जो चीज़ आ रही है ये ए क्यूब बन गई और ये वाली चीज़ बी क्यूब बन गई है, और फिर ये मुझे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टाइप दिखा। तो अल्टीमेटली ये हो रहा है कि न्यूमरेटर में ए क्यूब बना, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना है, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब सिंपल सा एक काम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस एक्सपेंशन का जो न्यूमरेटर दिया गया है इसके न्यूमरेटर को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब, फिर +1 क्यूब, और डिवीज़न में जो क्वांटिटी है उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। तो अब अगर न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को यूज़ किया जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती थी ए प्लस बी, तो इस तरह से ये अपने को सबसे पहले मिलेगा एक्स पावर 1/3 +1, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स पावर 1/3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स पावर 1/3 एंड +1, और साथ ही साथ इसके डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी दी गई थी वो कुछ ऐसी थी एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स पावर 1/3 +1। तो अब देखो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए, मतलब जब मैं इस बायनोमियल एक्सपेंशन के पहले टर्म को सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट मिलेगा एक्स पावर 1/3 +1। सिमिलरली अब अगर बायनोमियल थ्योरम के इस सेकेंड टर्म को देखा जाए, मतलब इस एक्सपेंशन के सेकेंड टर्म को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कुछ ऐसे दिया गया था x-1 डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो एक काम यहाँ से ये कर लेते हैं कि अगर न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया जाए, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन, और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन कर लिया, तो ये अपने को मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए और यहाँ पर वन को ऐसे लिख लेते हैं वन स्क्वायर, तो अब ये काफ़ी हद तक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी की तरह दिखा। तो अब यहाँ से हुआ ये कि अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, और डिवाइडेड बाई ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, फिर नेक्स्ट मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। तो ये दोनों ही टर्म्स कैंसिल हो गए। फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब जैसे ही इस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को न्यूमरेटर में डिस्ट्रीब्यूट किया तो रिजल्टेंट बन जाएगा वन प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो जो सेकेंड टर्म अपने को यहाँ से मिल रहा है, सेकेंड टर्म यहाँ से बन जाएगा वन प्लस एक्स टू दी पावर नेगेटिव वन बाई टू। तो अब जैसे इस बायनोमियल एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई किया तो बायनोमियल एक्सपेंशन कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, एक्स की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, फिर माइनस वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू की पावर टेन। देखो इस वन से वन कैंसिल हो गया, तो ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ ऐसा दिखेगा, दैट इज एक्स पावर, ये आ गया ब्रैकेट ऑफ एक्स पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू की पावर टेन। तो अब इस एक्सपेंशन में अपने को एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए था, कंडीशन दी गई है एक्स ग्रेटर देन वन। तो फर्दर अगर यहाँ से मतलब अब ये जो रिजल्टेंट एक्सपेंशन आया है इसको अगर स्टैंडर्ड बायनोमियल एक्सपेंशन से कंपेयर किया जाए तो एक्स के प्लेस पर तो दिया गया एक्स पावर वन बाई थ्री और ए के प्लेस पर दिया गया नेगेटिव एक्स पावर माइनस वन बाई टू, और एन के प्लेस पर अपने को टेन दिया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म बना टी आर प्लस वन, दैट विल बी टेन सी आर, और फिर x दैट इज एक्स पावर वन बाई थ्री की पावर टेन माइनस आर, फिर माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू की पावर आर। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, ये बन जाएगा टेन सी आर, फिर माइनस वन पावर आर एंड एक्स की कलेक्टिव पावर मिलेगी टेन माइनस आर डिवाइडेड बाई थ्री, एंड यहाँ से मिल गया है माइनस आर डिवाइडेड बाई टू। अब जैसे एक्स की इस पावर को जीरो से इक्वेट किया तो यहाँ से रिजल्टेंट बना टेन माइनस आर डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू आर बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए तो ये बन गया है ट्वेंटी माइनस टू आर इज इक्वल टू थ्री आर। तो फाइव आर इज इक्वल टू ट्वेंटी, मतलब आर की वैल्यू आ गई है फोर। तो अब जैसे ही आर की वैल्यू फोर आई तो इस एक्सपेंशन में अपने को एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी, तो ये बन गया टी ऑफ फोर प्लस वन, दैट विल बी टी ऑफ फाइव, और ये अपने को मिल गया टेन सी फोर एंड माइनस वन पावर फोर। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बना है टेन सी फोर। तो गिवन एक्सपेंशन में एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू अपने को मिली है टेन सी फोर, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पी वाई क्यूज पर बेस्ड। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, if the constant term in the expansion of this is alpha times something then 25 अल्फा की वैल्यू अपने को चाहिए। तो यहाँ पर सिंपली एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो इस गिवन एक्सपेंशन को स्टैंडर्ड एक्सपेंशन से अगर कंपेयर किया तो x तो अपने को ये मिल गया है एंड a की वैल्यू ये बनी है और n अपने को 12 मिल गया है। तो अब अगर इस एक्सपेंशन में जनरल टर्म लिखा जाए और कह रहा था कांस्टेंट टर्म, देखो कांस्टेंट टर्म का भी सिंपल सा मतलब हो गया कि एक्स पावर जीरो का कोफिशिएंट ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जनरल टर्म लिख लेते हैं, दैट विल बी टी ऑफ आर प्लस वन, और ये अपने को मिल जाएगा एन सी आर, दैट विल बी ट्वेल्व सी आर, फिर एक्स, तो ये अपने को यहाँ से मिल जा रहा है थ्री टू द पावर वन बाई फाइव डिवाइडेड बाई एक्स, और इसकी पावर बन गई है ट्वेल्व माइनस आर। फिर नेक्स्ट टर्म अपने को मिल रहा है टू एक्स डिवाइडेड बाई फाइव टू द पावर वन बाई थ्री, और इसकी पावर बन गई है आर। तो अब अगर x की कलेक्टिव पावर्स को देखा जाए तो x की एक पावर तो यहाँ से बन रही होगी, और इनफैक्ट वो पावर अपने को ऐसे मिलेगी x टू द पावर नेगेटिव ट्वेल्व माइनस आर, और फिर x की एक पावर यहाँ से अपने को मिल रही होगी।
तो ये बन रही थी एक्स पावर आर, और दोनों को साथ में रखा तो ये इस तरह से बन जाएगा कुछ कुछ। अब यहाँ पर जैसे ही इस एक्स की पावर को 0 से इक्वेट किया गया तो ये अपने को मिल जाएगा -12 माइनस आर प्लस आर इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से रिजल्टेंट अपने पास आ रहा है 12 माइनस आर इज इक्वल टू, इनफैक्ट ये बन जाएगा 12 माइनस आर इज इक्वल टू आर। फिर फर्दर इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो ये बन गया है 12 माइनस आर इज इक्वल टू आर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा 2r इज इक्वल टू 12। तो r की वैल्यू यहाँ से अपने को 6 मिल गई है। अब r की वैल्यू जैसे 6 मिली तो t ऑफ 6 प्लस 1, मतलब बात हो रही है t ऑफ 7 की, तो ये अपने को मिल जाएगा 12c 6 और फिर 3 टू द पावर ये बन गया है 12 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 5। फिर नेक्स्ट 2 की पावर यहाँ से मिल गई है r, तो मतलब 2 पावर 6 और डिवीज़न में मिल जा रहा है 5 पावर 6 डिवाइडेड बाई 3। तो अब यहाँ से t6 प्लस 1, तो ये अपने पास x से इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू आ चुकी है, और x से इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी भी गई थी। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से, मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसको अगर इस वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर जो मतलब यहाँ से फिर अपने को अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी, फिर 25 ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू को ईजिली लिखा जा सकता है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं 12c6, और फिर 3 की पावर यहाँ से अगर देखी जाए तो ये बन जाएगी 6/5। तो 12 की पावर 6/5 मिल गई है, फिर 2 पावर 6 मिल रही है, और डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो डिनोमिनेटर में अपने को मिल गया 5 टू द पावर 6/3, तो ये 5 पावर 2 बन गया है। तो अब एक काम करते हैं 2 पावर 8, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्मेट में एडजस्ट करते हैं, और इनफैक्ट अपने को जिस फॉर्म में लिखना है वो कुछ ऐसे दिया गया अल्फ़ा 2 पावर 8, और इससे कंपेयर कर लिया कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। तो यानी कि ये जो एक्सपेंशन अपने को मिला है, मतलब गिवन एक्सपेंशन में कांस्टेंट टर्म अपने को ये मिला, इसको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई थी उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने को 3 की पावर 1/5 मिल जा रही है। तो यहाँ से जो चीज़ लिखी जा सकती है वो कुछ कुछ ऐसे मिलेगी। तो अब देखो हुआ ये कि ये जो 5 स्क्वायर था इसको अल्फ़ा के साथ भेजा, तो यहाँ से 25 और 25 ऑफ अल्फ़ा, तो ये अपने को मिल जाएगा 12c6 और फिर 3 टू द पावर 6/5। फिर नेक्स्ट 2 पावर 6 बन रहा था, और फिर डिनोमिनेटर, मतलब ये सारे टर्म्स हो गए, और 5 स्क्वायर इसके साथ आ गया, फिर बच रहा है 2 पावर 8 एंड 3 पावर 1/5। तो इन टर्म्स को अभी सिंप्लीफाई किया था, अपने को मिल रहा था 11, 9 और 7। तो फिर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 12c6 ये बन रहा था 12, 11, 10, फिर 9, 8 एंड 7। फिर 3 की एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गई थी, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 बचा था। फिर 2 पावर 6, डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए तो 2 पावर 8 बच रहा था। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 2 पावर 8 इसको सिंप्लीफाई किया, और साथ ही साथ फैक्टोरियल का जब यूज़ किया था तो डिनोमिनेटर में अपने पास ये भी आएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पर सबसे पहले बच जाएगा डिनोमिनेटर में 2 पावर 2। अब ये 12 इस 6 और 2 के साथ कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट 2 पावर 2 और एक 2 पावर यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 8 के साथ खत्म हो जाएगा, और फिर ये 2 और 5 ये कैंसिल हो गया। तो अपने पास बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 11, 7 एंड 3 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो 11, 7 एंड 9। तो यहाँ से 25 ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू मिली है 11 मल्टीप्लिकेशन 9 एंड 7। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो यहाँ से जो टर्म बनेगा 63 और 63, तो ये हो गया 3 और 9 6, तो 693। तो इस तरह से 25 ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू अपने को मिल गई 693, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।